everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study composition of Lok Sabha. In last class we have studied composition of Rajya Sabha, but today we will study composition of Lok Sabha. लोक सभा की संरचना। आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि लोक सभा आपका फर्स्ट हाउस है और ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं इसे, जबकि राज्यसभा यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बट लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके कॉम्पोजिशन में क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ और उसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा में। जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अधिकतम संख्या, तो लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 552। 530 स्टेट से आते थे और 20 यूटी से आते थे, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में। उसने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते थे उनको डिलीट कर दिया। तो अब कितने मेंबर्स बचे हैं? 530 प्लस 20 कितना हुआ? 550 हुआ। तो अब ये 552 से 550 हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बट प्रेजेंट क्या है? इतनी हो सकती है, यानी कि 550। तो अब ये हो गया, ये 550 हो गया। प्रेजेंट में कितनी है? 543 543 स्ट्रेंथ है टोटल। स्टेट से कितने मेंबर्स हैं? 530 है। कितने हो सकते हैं? 530 ही हो सकते हैं और 530 ही हैं। यूटी से कितने हो सकते हैं? मैक्स 20, बट प्रेजेंट में है 13। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर्स नहीं होते हैं, तो अभी हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। 530 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 543 हो जाएगा डियर। ये यहां रख दो। हो गया टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो प्रेजेंटली स्ट्रेंथ इन लोकसभा कितनी है? 543। 13 यूटी से हैं और 530 स्टेट से मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? स्टेट्स का होता है, दूसरा यूटीज का होता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को डिलीट कर दिया है 104 अमेंडमेंट से, तो हम सिर्फ 2 का ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, अब जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है कि ईच स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स को हम निर्वाचन क्षेत्र इसे कहते हैं हम लोग। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। तो सारे स्टेट्स को हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। कर दिया हमने डिवाइड। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि एक समान रूपता, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, तो हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के बेस पर करते हैं। और हम पहला क्राइटेरिया ये देखते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स एलोकेट की जाए स्टेट्स को, पहला तो ये है। फिर ऐसा भी ना हो कि पॉपुलेशन बहुत कम है तो हमने रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट का नहीं किया, जिसकी कम पॉपुलेशन है बहुत, उसको हमने 1 सीट्स दी है। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो अब किस चीज में यूनिफॉर्मिटी? बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, किसी स्टेट्स को ज्यादा नहीं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको हम सीट्स एलोकेट करेंगे। सेकंड है कि एक स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमिलर हो। ठीक है, 2 बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता को मेंटेन किया जाता है।
कि हर स्टेट्स में इक्वल हो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड है एक स्टेट के अंदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें सीट्स के एलोकेशन सिमिलर वे में हो विदाउट एनी डिफरेंस। तो ये हमारा टेरिटोरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं तो फिर पीपल ऑफ इंडिया है या हर स्टेट्स के जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पर करते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं इसे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 years इज एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति है जो 18 years से अबव है वो क्या है? वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। जो खड़े हुए हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, उन कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए 18 years से अबव जितने भी यूथ है वो क्या है? एलिजिबल है। ये यूएएफ का सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन है। इलेक्शन किस बेस्ड होगा? यूएएफ पर बेस्ड होगा और डायरेक्टली हम इलेक्ट करेंगे। राज्यसभा में हम इनडायरेक्ट इलेक्ट करते थे, बट लोकसभा में हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट यहां पे ये चीज है कि ये समझ में आया ना आप सभी को? फिर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में हुआ है, इसमें जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज 21 से लेकर 18 तक रिड्यूस करी गई है। तो वोटिंग एज रिड्यूस, पहले 21 एलिजिबिलिटी थी वोट देने के लिए, फिर अमेंडमेंट हुआ 1988 में, अब है 18 years एलिजिबल। ठीक है, अब 18 years इज एलिजिबल टू वोट। ये हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि जो पार्लियामेंट है वो अपने अकॉर्डिंग ही यूनियन टेरिटरीज के केस में लॉ बनाए। तो पार्लियामेंट ने फिर क्या लॉ बनाया कि यूनियन टेरिटरीज एक्ट आया एक, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द पीपल, एक मिनट, टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, एक्ट। तो इस एक्ट के तहत कौन से यूनियन टेरिटरीज में? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इनमें क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्शंस होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है और मेंबर्स यहां से इलेक्ट होकर आते हैं लोकसभा में। तो ये आपका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। बहुत सिंपल है। राज्यसभा का थोड़ा सा टफ था, बट ये उसके कंपैरिजन में सिंपल है कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ये समझ में आया ठीक से? सब कुछ समझ में है? क्लियर है? ठीक है, फिर नोट मेकिंग करते हैं। थैंक यू।